अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इंशाल्लाह जो हमने मिरर इफ़ेक्ट किया था उसकी हम थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन, थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, हम ज़रा उसको भी देखते हैं आज। तो सबसे पहले तो जो पिछला लेक्चर है उसका मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ। मिरर इफ़ेक्ट एक्चुअली था क्या? मिरर इफ़ेक्ट ये था कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये C1 जो कैपेसिटर है ये फ्लोटिंग कैपेसिटर है यहाँ पे, राइट? फ्लोटिंग कैपेसिटर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ दो कैपेसिटर्स में इन सच दैट कि ये नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो। ठीक, उसका हमने एक पूरा प्रोसेस देखा था और इसको हम लोग मिरर इफ़ेक्ट कहते थे, राइट? अच्छा, मिरर इफ़ेक्ट के बाद फिर हमने दूसरी बात की थी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपके पास जो कैपेसिटर्स होते हैं एक सर्किट के अंदर वो सिग्निफिकेंट होते हैं। स्मॉल सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जिस तरह पिछला मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमने लेक्चर किया था यहाँ पे हमने देखा था जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो फिर हमारे सिग्नल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने देखा कि हमारे एम्पलीट्यूड के अंदर हमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आ रहा है। तो देयरफॉर हम लोग इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो एनीवेज़ ये तो एक छोटा सा रिकैप। इसके बाद हमने फिर जो बीजेटी था उसका एक स्मॉल सिग्नल मॉडल भी बनाया था हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, और इसमें बेस और एमीटर के दरमियान जो कैपेसिटेंस थी उसको हम कह रहे हैं सी पाई। बाय द वे ये और भी थी, हमने थोड़ा सा बस इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी बेस और एमीटर के दरमियान में इसको हम कह देते हैं सी पाई। बेस और कलेक्टर में हम इसको कह रहे हैं सी म्यू। इसके अलावा हमने एक और कैपेसिटेंस भी इंट्रोड्यूस करवाई थी कलेक्टर और बल्क के दरमियान। कलेक्टर बल्क CB इसको हम लोग कहते थे, कलेक्टर बल्क कैपेसिटेंस। इसको खैर कलेक्टर सबस्ट्रेट भी हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टर सबस्ट्रेट कह रहे हैं ताकि ये बेस के साथ कंफ्यूज ना हो। तो खैर एनीवेज सी पाई, सी म्यू और CCS। चलें जी, अब ज़रा सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल पेयर है, राइट? एक सिंपल सा डिफरेंशियल पेयर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा इसकी स्क्रीन देख लूँ। आई होप के सॉरी ये ज़रा काम हो गया, हाँ चलो ठीक है। चलो एनीवेज, सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके पास BJT लगा हुआ वहाँ पे सी पाई, सी म्यू और CS ये कैपेसिटर्स आप लोगों ने लगा देना है यहाँ पे। तो सी म्यू क्या था आपके पास? सी म्यू था बेस और ये कलेक्टर के दरमियान में, बेस कलेक्टर के दरमियान में सी म्यू, बेस एमीटर के दरमियान में सी पाई, और इसके अलावा ये आपके पास कलेक्टर और ग्राउंड के साथ आप लोगों के पास होगा CCS1 इस वजह से लगाया क्योंकि ये Q1 का है, राइट? Q2 के साथ आप लोग 2 लगा देंगे, इस तरह Q3 के साथ आप लोग 3 लगा देंगे। तो ये आपके पास एक मॉडल बन गया जब आपके पास डिफरेंशियल पेयर है। डिफरेंशियल पेयर अगर आप लोगों के पास होगा तो वहाँ पे आप कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से लगाएंगे, ओके? यानी कि उसकी जो अंदर जो कैपेसिटेंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। हमने एक बात की थी कि जब आपके पास रिवर्स बायस में होता है डायोड, तो जो कैपेसिटेंस होती है वो आपके पास काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, वहाँ पे रिवर्स बायस एज ए कैपेसिटर ही यूज़ करता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर यूज़ करें, हम ये मतलब ये जो भी कहानी थी सारी की सारी ये हमने जब बनाया था इस तरह का मॉडल, ये कॉन्सेप्ट हमने जहन में रख के बनाया था। तो खैर एनीवेज सो फॉर सो गुड। हमने सिंपली क्या किया, हमने ये हमारे पास सिंपल एक BJT का मॉडल है,
हमने सिर्फ और सिर्फ बेस एमीटर के दरमियान में सी पाई, बेस कलेक्टर के दरमियान में सी म्यू और कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान में सी एस, ये कैपेसिटेंसेस हमने लगा दिए। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक और चीज़ देखते हैं। अब आप ख़ुद सोच के बताएं कि यहाँ पे कौन से कैपेसिटर्स हैं जहाँ पे मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है, राइट। मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई होता है जब आपके पास फ्लोटिंग कैपेसिटर हो, ठीक। फ्लोटिंग कैपेसिटर का मतलब वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक नोड और दूसरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आपके पास फ्लोटिंग कैपेसिटर होता है। सी म्यू वन को हम लोग देखते हैं। सी म्यू वन का एक नोड यहाँ पे इनपुट के साथ है, दूसरा नोड इसके कलेक्टर के साथ है, Q1 BJT के कलेक्टर के साथ है। सी म्यू वन आपके पास फ्लोटिंग है, देयरफॉर सी म्यू वन के ऊपर मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई हो सकता है। क्या CS1 के ऊपर अप्लाई हो सकता है? नहीं, ये फ्लोटिंग नहीं है, क्योंकि एक नोड तो ठीक है कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, दूसरा ग्राउंडेड है। C/1 भी आपके पास फ्लोटिंग है, राइट। यूजिंग द सेम अप्रोच आप लोग देख सकते हैं, ये भी फ्लोटिंग है, सॉरी ये फ्लोटिंग नहीं है, ये दो सिमिलरली फ्लोटिंग है आपके पास। C/3 C/3 ये भी फ्लोटिंग, जबकि CS3 आपके पास फ्लोटिंग नहीं है। तो मिलर इफ़ेक्ट इनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल फिक्स बाय सर्किट है। फिक्स बाय सर्किट के अंदर आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करें और मुझे ज़रा बताएं कि कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं जहाँ पे मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई हो सकता है। तो सिंपल, लाउड एंड क्लियर, C/1, दैट्स इट, क्योंकि सिर्फ C/1 आपके पास फ्लोटिंग है। इसका एक नोड C पाई का आपके पास इनपुट के साथ कनेक्टेड है, दूसरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपके पास फ्लोटिंग भी नहीं है, CS भी आपके पास फ्लोटिंग नहीं है, सिर्फ C म्यू आपके पास फ्लोटिंग है। ओके, चलें, ये दो एग्जांपल्स तो हो गई आपके पास किस चीज़ की, BJT की। एक और BJT की हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी है मिलर इफ़ेक्ट के अलावा। अच्छा, अब ज़रा ये एग्ज़ाम्पल देखो, ये आपके पास एक करंट सोर्स बना हुआ है यूजिंग BJTs, राइट। तो सबसे पहले वो क्या काम करना है आपने, जहाँ पर भी BJT नज़र आए उसके साथ 3 कैपेसिटर उठा के लगा देने हैं, बेस और कलेक्टर के दरमियान, बेस और एमीटर के दरमियान, इसके अलावा कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान। बेस और कलेक्टर के दरमियान म्यू, बेस और एमीटर के दरमियान पाई, और कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान CS, राइट। तो ये तो हमने उठा के लगा दिए दोनों BJTs के लिए। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने अभी बात की मिलर इफ़ेक्ट का, तो अब इन 6 कैपेसिटर्स को देखो, इन 6 कैपेसिटर्स में से कौन सा कैपेसिटर आपके पास फ्लोटिंग है, राइट। क्या ये μ2 फ्लोटिंग है? बज़ाहिर तो ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन द आंसर इज़ नो, इट्स नॉट फ्लोटिंग। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो VB है AC एनालिसिस में ये ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि ये DC बेस वोल्टेज है, राइट। AC एनालिसिस में ये ग्राउंड हो जाता है, ज़ीरो हो जाती है। तो देयरफॉर ये जो μ2 है AC एनालिसिस में इस नोड के साथ और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये जो C/2 भी है, ये भी इसके एमीटर और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये और ये तीनों एक नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। तो देयरफॉर इस पूरे Q2 के ऊपर कोई भी ऐसा कैपेसिटर नहीं है जिसके ऊपर मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई हो, या इन शॉर्ट कोई ऐसा कैपेसिटर नहीं है जो कि फ्लोटिंग हो। अब सर इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो C/1 है, ये इस नोड और इस नोड के दरमियान, इनमें से कोई भी ये दोनों ग्राउंडेड नहीं है। तो C/1 आपके पास फ्लोटिंग है, C/1 के ऊपर मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई हो सकता है, राइट। क्या C/1 के ऊपर अप्लाई हो सकता है? नो, क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह CS1 भी, ये भी नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो CS1 के ऊपर भी मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता।
जिसके ऊपर टिक मार्क लगा हुआ है, सिर्फ इसी के ऊपर मिरर इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो अब अप्लाई हो रहा है, आगे भी जो हम मॉसफेट की भी एग्जांपल करेंगे उसमें भी अप्लाई होगा। वो ये है कि जब कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बीजेटी के जब हम डिफरेंट इस तरह के कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करते हैं, तो इतने सारे कैपेसिटर्स का जुमघटा लग जाना, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर्स आपके पास पैरेलल में हैं उनको मिला के इक्वलेंट कैपेसिटेंस अगर बना दें तो उसके बारे में क्या ख्याल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर ऐसे हैं जो कि पैरेलल में हैं, उन दोनों को मिला के हम एक कैपेसिटर ही लिख दें तो उसमें क्या बुराई है। पैरेलल की डेफिनेशन ये है कि अगर 2 ब्रांचेस के इनपुट्स और आउटपुट नोड्स सेम हो तो वो 2 ब्रांचेस आपस में पैरेलल होती हैं, राइट। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर 2 ब्रांचेस के इनपुट नोड और आउटपुट नोड सेम हो तो वो 2 ब्रांचेस आपस में पैरेलल होती हैं। अगर एक ब्रांच का आउटपुट नोड दूसरे ब्रांच की इनपुट नोड में हो तो वो आपस में सीरीज़ में होती हैं, राइट। अच्छा जी, अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे। मैंने अभी आपको बताया कि एसी एनालिसिस में वीबी आपके पास ग्राउंडेड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये ग्राउंडेड है। तो ये जो C-mu2 है वो इस नोड के साथ और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा एक्चुअली ये एक ही नोड है, ये सारा एक ही नोड है, इसके बीच में कोई रजिस्टर या कोई और कंपोनेंट नहीं है, राइट। कोई बीच में ब्रांच नहीं है, ये सारा एक ही नोड है। ये जो CS2 है ये भी इसी सेम नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब C-mu2 और CS2 ये दोनों ऐसे कैपेसिटर्स हैं जो कि आपस में पैरेलल में हैं, क्योंकि इन दोनों के इनपुट नोड या आउटपुट नोड डिपेंडिंग करंट की डायरेक्शन क्या है, इनपुट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ ग्राउंड की तरफ है, पॉजिटिव से ग्राउंड की तरफ, तो ये वाला नोड भी दोनों का सेम है और ये नीचे वाला नोड जो कि ग्राउंड है वो भी सेम है। तो इन दोनों की जगह पे एक ही कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस होगी C-mu2 प्लस CCS2। ओके हो गया, ये दो आपस में पैरेलल में है। इसी तरह अब ज़रा इसको देखो, ये जो C-pi1 है ये है सॉरी C-pi1 मैं कह गया गलती से, C-pi2 आप देखो, C-pi2 और CCS1 को आपस में देखो, ये दोनों इसी सेम नोड के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरे के पूरे ये जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है एक ही नोड है, राइट। यहाँ पे C-pi2 भी कनेक्टेड है और CCS1 भी कनेक्टेड है। ये दोनों इस नोड से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि C-pi2 भी यहाँ से VB लिख ही देता हूँ, मैं थोड़ा सा सुस्ती कर रहा था एक्चुअली, नहीं तो मैं दिल कर रहा था कि ये डायग्राम दोबारा से बनाऊँ, लेकिन नहीं बनाऊँगा, आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं इतना खैर। एनीवेज C-pi2 भी इस नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, CCS1 भी इस नोड और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम ज़रा मॉसफेट की तरफ आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब ये जो मॉसफेट है इसका स्ट्रक्चर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जो बात करते आ रहे हैं वो ये है कि जहाँ पर भी P और N होता है, जहाँ पर भी आपके पास P और N होता है, वहाँ पे जहाँ आपके पास PN जंक्शन बनता है डायोड के अंदर, वहाँ आपके पास कोई ना कोई कैपेसिटेंस होती है और
हाई फ्रीक्वेंसी में वो कैपेसिटेंस सिग्निफिकेंट होती है, वो कैपेसिटेंस हम लोग काउंट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। तो खैर अब यहाँ पे आपके पास सोर्स, गेट और ड्रेन, सोर्स, गेट और ड्रेन। सोर्स और गेट के दरमियान में जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे CGS। गेट और ड्रेन के दरमियान में जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे CGD, राइट। इसी तरह आपके पास मॉसफेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सोर्स अलहदा सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है, ड्रेन अलहदा सबस्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे एक अपना रिवर्स बायस बनाएगा, ये यहाँ पे एक अपना रिवर्स बायस बनाएगा। तो वैसे देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता। ये है सोर्स और बल्ब के दरमियान में, ये जो सबस्ट्रेट है इसको बल्ब ही कह रहे हैं हम लोग, CSB। यहाँ पे थोड़ा पिछले से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम लोग बल्ब ही लिखेंगे। और इसी तरह ये CDB है। तो यहाँ पे जब हमें कोई BJT नज़र आता था हम चुप करके उसके साथ 3 कैपेसिटर लगा देते। अब जब हमें मॉसफेट नज़र आएगा ना उसके साथ हम लोग चुप करके, या ये फिर आगे हो गया सारा, जब हमें मॉसफेट नज़र आएगा तो उसके साथ हम लोग चुप करके 4 कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक। गेट और सोर्स के दरमियान में CGS, गेट और ड्रेन के दरमियान में CGD, सोर्स और बल्ब के दरमियान में CSB, ड्रेन और बल्ब के दरमियान में CDB, ठीक। और ये बाय द वे ग्राउंडेड ही है, जो आपके पास सबस्ट्रेट या बल्ब है ये ग्राउंडेड ही है। चलें आगे चलते हैं। फिर ये इसका एक AC मॉडल बना हुआ है आपके पास, वही चीज़ें जो हमने बनाया है, गेट और ये पूरे का पूरा ड्रेन GD, गेट और ये सोर्स के साथ ग्राउंडेड और ड्रेन के साथ ग्राउंडेड, ये आपके पास एक AC मॉडल है। अब ये ज़रा थोड़ा सा सर्किट देख लो, आपके पास कॉमन सोर्स सर्किट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है। तो आराम से आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने 4 कैपेसिटर जहाँ जहाँ लगते हो वहाँ आपने 4 कैपेसिटर उठा के लगा देना। मेरा फोकस ठीक नहीं आ रहा। 4 कैपेसिटर लग गए। अब सबसे पहली चीज़ हमने देखना है कि यहाँ पे कोई मिरर इफ़ेक्ट लग रहा है किसी कैपेसिटर के ऊपर। यस, CGD जो है आपके पास कैपेसिटर, ये फ्लोटिंग है, इसके दोनों नोड्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपके पास एक फ्लोटिंग कैपेसिटर है। इसके अलावा कोई पैरेलल बन रहा है यहाँ पे, देखो ज़रा गौर से, पैरेलल यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर CGD और CDB को आपस में देखूँ तो ये V इनके साथ कनेक्टेड है, V इन ग्राउंड नहीं होते AC एनालिसिस में, VB जिसको हम लोग कह रहे हैं VB ग्राउंड होता है, जो DC वोल्टेज होती है बेस के ऊपर। तो खैर ये नोड तो सेम है, लेकिन ये ग्राउंड जा रहा है, ये ग्राउंड की तरफ नहीं जा रहा, तो ये दो भी पैरेलल नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ मैं मिस कर गया। आप लोगों को पता होगा कि जब आपके पास रेजिस्टर्स होते हैं अगर वो पैरेलल में हो तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जबकि कैपेसिटर्स अगर आपके पास पैरेलल हो तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आई होप कि ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे। बस एक छोटा सा रिकॉल है कि यहाँ पे अगर पैरेलल कैपेसिटर्स है ना आपके पास, तो ये इनकी जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगी वो दोनों की सम हो जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों को हटा के कोई एक ही कैपेसिटर लग जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस इसके बराबर होगी। तो ये रेजिस्टर और कैपेसिटर का ये आपस में ये उल्टा हिसाब होता है, ये मिक्स नहीं कर देना प्लीज़। चलें एनीवेज, ये तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगली एग्जांपल जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मिलर इफेक्ट लग रहा है वहाँ पे मैंने एक टिक मार्क लगाया हुआ है राइट का। इस एग्जांपल में एक क्रॉस भी लगाया हुआ है। ये क्या चीज़ है? तो अब आपके सामने एक करंट सोर्स बना हुआ है यूजिंग मॉसफेट, ठीक। तो ये M2 है, ये M1 है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, चुप करके 4 कैपेसिटर इसके साथ लगा दो जहाँ जहाँ लग रहे हैं।
गेट और सोर्स, सोर्स और बल्क, ड्रेन और बल्क, गेट और ड्रेन। सिमिलरली इसके भी ये 4 कैपेसिटर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। इसके बाद फिर क्या करना है हमने, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मिलर इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई हो। ये जो वी बी है ना, ये ग्राउंड हो जाएगा, लगा ही देता हूँ, ऐसे एनालिसिस में ग्राउंड हो जाएगा। थोड़ा सा आसान हो गया काम समझना। मिलर इफेक्ट मैं पहले बता देता हूँ, CGD1 के ऊपर मिलर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, बाकी किसी के ऊपर भी मिलर इफेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा है। ये जो VDD है ये भी ग्राउंड हो जाएगा इसी एनालिसिस में। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिलर इफेक्ट देखेंगे। मिलर इफेक्ट के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने देखा है कि कौन से कैपेसिटर्स हैं जो आपस में पैरेलल है। ठीक, ये 2 चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे हम एक तीसरी चीज़ भी देखेंगे अभी आप लोगों के सामने। मिलर इफेक्ट तो चलो ठीक है, देख लिया कि ये जो CGD1 है जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये फ्लोटिंग कैपेसिटर है। ठीक, तो इसके ऊपर मिलर इफेक्ट अप्लाई हो सकता है, राइट। अब अगली चीज़ अब हम ये देखते हैं कि आप लोगों को बता दिया है ये भी ग्राउंडेड, ये भी ग्राउंडेड। ठीक, पैरेलल इसमें कौन कौन से हैं। CDB1 को देखो, इस नोड के साथ और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। CGD2 को देखो, इसी ही नोड के साथ और यहाँ से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। DB1 और CG2 ये पूरे का पूरा एक ही नोड है, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, ये पूरे का पूरा एक ही नोड है। अब हमने ये देखना है इस पूरे के पूरे नोड के ऊपर वो कौन कौन से कैपेसिटर्स हैं जो कि इस नोड के साथ और बाद में ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये CDB1, CDB2 और CGD2, ये 3 ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनका एक टर्मिनल इस नोड के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं बड़ी आराम से कह सकता हूँ कि इन 3 कैपेसिटर्स को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस इसके बराबर होगी, राइट। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास एक और एडवांटेज भी है। वो एडवांटेज ये है कि कुछ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनके दोनों नोड्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। कुछ ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनके दोनों नोड्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि ये है, इसका ये नोड भी यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये नोड भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। AC एनालिसिस में VB और VDD DC सोर्सेज आपके पास ग्राउंड हो जाते हैं। तो इस कैपेसिटर को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो अपना जो सर्किट है वो आसान करने के लिए, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए इसको हम लोग काट देते हैं पकड़ के, ये हम लोग ड्रॉ ही नहीं करेंगे। सिमिलरली इसको देखो, ये भी आपके पास जो है ना, इसका एक नोड ग्राउंड के साथ, दूसरा नोड भी ग्राउंड के साथ, ये देखो, तो ये भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाए हैं उनके दोनों नोड्स आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी क्रॉस, राइट। ये लिखो ना लिखो बराबर है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए या सर्किट को सॉल्व करने के लिए 3 काम किए हैं। सबसे पहले हमने डायग्नोज किए हैं उन कैपेसिटर्स को जिन पर हम मिलर इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने डायग्नोज किया है उन कैपेसिटर्स को जिसके दोनों टर्मिनल्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं और उनको हमने खारिज कर दिया। नंबर 1 मिलर इफ़ेक्ट, नंबर 2 वो कैपेसिटर्स जिनको हमने खारिज किया क्योंकि उनके दोनों टर्मिनल्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। एंड नंबर 3 तीसरा काम हमने ये किया है कि हमने ट्रेस आउट किया है कि कौन से कैपेसिटर्स हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं CDB1, CGD2 और CDB2
ये तीनों आपस में पैरेलल में, इन तीनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस इसके बराबर है, तो बात वही है, सर्किट सॉल्व करना हमारा आसान हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ी सी सिमिलर एग्जांपल है, ये देखो ज़रा। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, VB VDD को आपने कर देना है ग्राउंड। ये तो ग्राउंड हो गए। अब मिलर इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, CGS1, क्योंकि इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो फ्लोटिंग हैं, दोनों के साथ कोई ना कोई नोड कनेक्टेड है जो कि रेफरेंस नोड नहीं है, दोनों टर्मिनल्स फ्लोटिंग है, तो CGS1। रेफरेंस नोड का मैंने वर्ड यूज़ किया है, ग्राउंड मुझे कहना चाहिए। कुछ ऐसे सर्किट्स भी होते हैं जहाँ पे ग्राउंड को एज ए रेफरेंस नहीं भी यूज़ किया जाता। खैर बादल, चलो बात वही है, कंफ्यूज अब मैं नहीं करता किसी और जगह जाके। मिलर इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। उसके बाद अब हमने क्रॉस किस किस पे लगाना है, क्रॉस उन पे लगाना है जिसके दोनों टर्मिनल्स आपके पास ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो। इस पे क्रॉस लगा हुआ है, इसके दोनों टर्मिनल्स ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। इसको देखो, ये भी ग्राउंड के साथ, यहाँ से भी ग्राउंड के साथ, B2 भी गया, ये भी ग्राउंड के साथ, यहाँ से भी ग्राउंड के साथ, CGS1 गया, राइट। और ये जो है ना CGD2, ये तो नोड है जो कि आपके सर्किट का हिस्सा है, और दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंड है। तो ये एक सिंपल सा आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि ना इसके ऊपर मिलर इफेक्ट है, ना हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बड़ा आराम से यहाँ पे पड़ा रहेगा, ये आपको कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पर। तो खैर एनीवेज़, जो अगला हम लोग काम करते हैं, अगला सर्किट को आसान करने के लिए हम लोग जो स्टेप लेते हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से कैपेसिटर्स हैं जिनका एक टर्मिनल किसी कॉमन नोड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, वो भी कॉमन टर्मिनल है। तो ज़रा देखो, SB1 को, GD2 को और DB2 को, ये पूरे का पूरा एक ही नोड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं इनका एक टर्मिनल इस नोड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, यहाँ से भी ग्राउंड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीन कैपेसिटर्स जो है ना ये आपस में पैरेलल है। तो इन तीनों को हटा के आप एक लगा दो जिसकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इसके बराबर है, बात वही है, राइट। इसी तरह आप ज़रा ये लास्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय द वे इस तरह की चीज़ें मैं वाइवा में पूछ सकता हूँ आप लोगों से, तो ये इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग प्लीज़। तो यहाँ पे भी वही चीज़, VDD आपके पास ग्राउंड हो जाएगा, VB भी ग्राउंड हो जाएगा। ये CDB और CGD ये दो आपस में पैरेलल है क्योंकि ये कॉमन नोड है और दूसरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो भी कॉमन नोड। इसी तरह SB और CGS ये नोड कॉमन है और दूसरा इसका यहाँ से ग्राउंड के साथ, तो CGS और CSB ये भी आपस में पैरेलल में। तो इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस ये है, इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी कैपेसिटेंस ये है। तो खैर आज के लेक्चर में बस थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल ज़्यादा स्टडी करना चाह रहे थे कि हम कौन कौन से फैक्टर्स देख सकते हैं अपना सर्किट सॉल्व करते हुए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।